चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ रहे हैं मैटर एडिशन का लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर हमें स्टॉप करना है या हमें फोटो करंट को रोकना हो सर्किट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं कैथोड और एनोड पर। रिवर्स पोटेंशियल का अर्थ होता है कि कैथोड पर जो कि पहले निगेटिव चार्ज जा रहा था यानी निगेटिव पोटेंशियल था, उस पर पॉजिटिव लगा देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कैथोड पे लग गया तो एनोड पे क्या लग जाएगा, निगेटिव टर्मिनल। यानी इसी को कहते हैं रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई कर देना। तो बैटरी जब हम रिवर्स कर देते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ समय के बाद हमें फोटो करंट सर्किट में जब हम वेरी करते रहते हैं, वोल्टेज इंक्रीज करते रहते हैं, वैसे एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर हमें दिखता है सर्किट में जो एमीटर लगा हुआ है उसमें करंट कितना आ जाएगा, 0। तो जिस वोल्टेज पर सर्किट में करंट 0 हो जाएगा हम कह देंगे कि हमने ये अचीव कर लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये बात कल हो गई थी। हमने ये भी देख लिया था कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर आपका मैक्सिमम सैचुरेशन करंट विल इंक्रीज बट स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल पर हमारा करंट 0 हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज देखते हैं जरा, इसी को थोड़ा हम लोग ने डेरिवेशन भी करना है। तो इसमें देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सफिशिएंट टू रिपेल मोस्ट एनर्जेटिक फोटोइलेक्ट्रॉन। इसके बारे में बताया था मैंने कि जो सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको रिपेल करने के लिए आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल वो वोल्टेज है जो सफिशिएंट अपोजिट डायरेक्शन में एक रिपल्सिव फोर्स लगा देगा जिससे वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया आपका वो वैल्यू ऑफ हो गई स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज योर वी नॉट। ठीक है, ये कौन सा वोल्टेज है जिस पर ये रुक गया। तो कहीं के मैक्स का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ई माइनस एनर्जी के फॉर्म में ई माइनस फाइव। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन और फाइव वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, देखो अब आप लोग ने सवाल नहीं पूछा, मैं खुद रुक करके आपको बताने जा रहा हूं कि ई वी नॉट का मतलब क्या होता है। 10th क्लास के लेवल पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस का एक टॉपिक है, उसी किताब में लिखा गया है। किताब में पन्ना बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खोलोगे, पहला पन्ना, उसको जैसे ही पलटोगे राइट साइड में नीचे की तरफ आपका पोटेंशियल डिफरेंस का एक टॉपिक है। उसमें एक परिभाषा लिखी है, वो छोटी परिभाषा है, वही यहाँ लग रही है। कहते हैं अगर एक कंडक्टर है, उसकी लंबाई AB है और हमने एक बैटरी लगा दी, तो बैटरी ने अगर चार्ज Q यहाँ से फ्लो करवाया, चार्ज Q फ्लो करवाया, और इसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं अपोज करता है मोशन ऑफ चार्ज को। यहाँ भी अपोजिशन हो रहा है। अब जो वर्क बैटरी ने करा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में, उसको हमने W लिखा, तो कहते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज ट्रांसफर्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जितना वर्क करना पड़ा उतना ही अपोजिशन सर्किट में हमें मिला। अगर अपोजिशन नहीं होता तो वर्क करते ही नहीं, चला जाता खुद ब खुद पॉजिटिव से आपका निकलता और अट्रैक्ट होकर के निगेटिव पर आकर के वो चार्ज डिफ्यूज हो जाता। वर्क करना ना पड़ता, वर्क करना पड़ता है क्योंकि आपका अपोजिशन। इसी प्रकार से स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रहे हैं और वी आर अपोजिंग द मोशन ऑफ चार्ज ओनली ना। इलेक्ट्रॉन बेचारा इजेक्ट हो चुका है, कैथोड से निकल चुका है, वो मोशन करना चाहता है एनोड की तरफ। हमने कुछ कार्य किया होगा ना, उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी थी, उसका फॉर्मूला था E माइनस फाइव। जो उसके पास एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी मैं विपरीत दिशा में लगाऊंगा तब जाकर के वो रुकेगा ना। टग ऑफ वॉर वाला सिस्टम है, ये इधर से भाई खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, जब दोनों तरफ से बराबर आपका फोर्स लगेगा तभी रुकेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन को रोकना है, मतलब मोशन ऑफ चार्ज ही करंट होता है। सर्किट में करंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रुका, इसका मतलब है आपने कुछ वर्क किया। वो ही वर्क यहां पर ध्यान से देखो, तो इसी फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब यहां इसी 10th की परिभाषा को उठाओ, जरा यहां लेके आओ। किस चार्ज के खिलाफ काम कर रहे हो, उसकी वैल्यू क्या है, E के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹। जो मेरा पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पर वो रुक गया, वो कौन सा पोटेंशियल था, V0। तो मुझे वर्क नहीं मिल जाएगा, W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो मैंने वही लिखा हुआ है। और ये जो वर्क के पास जो वर्क है, ये भी एनर्जी होता है, उतनी ही एनर्जी होगी कि नहीं जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। जब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा,
तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, दोनों को हम जब क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा EV0 इज इक्वल टू वॉट, E माइनस फाई। तो EV0 इज इक्वल टू E माइनस फाई। तो यहाँ से पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया, एच न्यू पुट कर दे रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो एच न्यू डिवाइडेड बाई ई और फाई डिवाइड बाई ई। स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी। लीनियर शब्द का अर्थ होता है कि आपकी जब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा तब देखो ऐसे देखा जाता है, पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो कैसा रहेगा, स्ट्रेट, लीनियर वर्ड, लीनियरली, ठीक है, ठीक है। लीनियरली का मतलब है कि भैया इस फॉर्मूले को वापस से देखेंगे तो H कांस्टेंट, चार्ज की वैल्यू कभी बदलती नहीं है, यूनिवर्स में जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है, वो बदलेगा नहीं। तो प्लैंक एक कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट, फाई सर वो मिनिमम एनर्जी है, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल बदल दोगे तो फाई की वैल्यू बदल जाएगी, वो भी कांस्टेंट हुआ, नीचे E ये भी कांस्टेंट। यानी पूरे पूरे फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें तो V में अगर V आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो वो किसी पे निर्भर कर सकता है, तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी लाइट की बदल सकती है। तो यानी कि ये किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का, यही बात कह रहे हैं लीनियरली, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, इसका मतलब है कि इसमें जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना पोटेंशियल आपका इंक्रीज करता है। यानी कि जो पीछे हम लोग ने पढ़ा था क्या, डिफरेंट इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ा। अब एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करिए जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी डाल दीजिए, यहां फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, इंटेंसिटी का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ फोटोन, वो आपने बढ़ा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सिर्फ जो ज्यादा फोटोन पहुंच गए, पहले कैथोड इतना बड़ा था, इसमें लाइट सिर्फ इतने एरिया में पड़ रही थी, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन कम थे तो कम इलेक्ट्रॉन निकले, आपने नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिए, अब वो पूरे एरिया पे पड़ने लगी लाइट, तो ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, इसलिए करंट की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदला। इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं होता। तो आप जब फ्रीक्वेंसी बदलोगे, है ना, हाँ चल रही है रिकॉर्डिंग, है ना, जब आप फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो फ्रीक्वेंसी बदलने से क्या होगा, अब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आगे देखोगे अगर ग्राफ, तो एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड इज, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा, इसी कहते हैं लीनियरली डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी, बता चुका हूं, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी गई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, डोंट गो विद दिस नेगेटिविटी, गो विद द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आपका बढ़ रहा है, निगेटिव तो पता है अपोज कर रहे हैं इसलिए निगेटिव साइन आता है ना, हम किसी को रोक रहे हैं उसके काम करने से, यानी हम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, उस खिलाफत को निगेटिव साइन दिखाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस अगर फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाएंगे तो मैंने जैसा कि कहा था कि जब संबंध ऐसा हो कि पावर दोनों तरफ 1 तो हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बनेगा, लेकिन यही अगर स्क्वायर होता तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कर्व बनता। स्ट्रेट लाइन तभी तक बनेगा जब दोनों तरफ पावर मैक्सिमम 1 हो। तो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जब आप ग्राफ बनाइएगा, अब जिसको ये समझ नहीं आया ग्राफ बना कैसे, मैं सारी वैल्यूज करके दिखाता हूं। जब फ्रीक्वेंसी को मैं क्या कर दूं, यहां पर ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी 0 कब होगी, बेसिक आइडिया ग्राफ का होना चाहिए, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, ये वो पॉइंट है जहां पर एक्स और वाई 0 है, और वाई पर किसी भी जगह मार्किंग कर दो वहां पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। इससे बेसिक क्या होगा, अब अगर एक्स फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर मैं वाई पर कोई बिंदु मार्क करूंगा तो यहां पर फ्रीक्वेंसी 0 होगी कि नहीं होगी, ये बताओ पहले, फ्रीक्वेंसी 0 होगी कि नहीं होगी, ये समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो, हाँ, अरे सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हो, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर तुमने बोल दिया नहीं आया, तुमने बोल दिया, बताएंगे नहीं क्या हम, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है यार, यहाँ कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी, पहले ही समझ लो कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी, जब तुम बहुत ज्यादा इज्जत कमा लेना तब तुम ये सोचा करना, अभी ये सोचो कि हमें सीखना है, तो सीखना है तो उसके लिए समझो बेसिक आइडिया होना चाहिए, ये 0,0 का अर्थ होता है यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, इससे नीचे आएंगे तो y पे चल रहे हैं ना, तो y पे चलेंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, है ना, निगेटिव है घटेगी, लेकिन यहाँ x पे तो हम चेंज ही नहीं किए, तो x की वैल्यू तो पूरी रेखा पर 0 ही रहेगी ना,
तो x की वैल्यू क्या होगी सर, यहाँ 0 होगी। तो बेटा x को कौन दिखा रहा है, x पर फ्रीक्वेंसी है, x 0 माने फ्रीक्वेंसी 0। तो जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है सर, हमें पता चल गया फॉर्मूले में पुट क्या करना है, हमें पता चल गया ये h अपॉन ई, तो आपने बताया था कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 हो गई, माइनस वर्ग फंक्शन अपॉन ई। सर ये पूरा हो गया 0, तो पोटेंशियल की वैल्यू हो गई -φ अपॉन ई। सर ये निगेटिव वैल्यू है और स्टॉपिंग पोटेंशियल y को रिप्रेजेंट करता है। देखो ये y एक्सिस है, y एक्सिस है कि नहीं है, तो v की वैल्यू क्या पुट कर देंगे सर, y की वैल्यू -φ अपॉन ई, तो नीचे ही आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी। तो सर ग्राफ स्टार्ट यहां से होगा, पहली वैल्यू ये। अब जब हमने फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करी, तो अब ध्यान से देखिए, जब तक हम लोग इतनी बड़ी वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते कि हमारा ये वाली वैल्यू से बड़ी वैल्यू आगे आ जाए, तब तक तो निगेटिव वैल्यू ही आएगी। अगर ये 5 है और ये 1 है तब भी माइनस का 4 आएगा, अगर ये 5 है ये 2 है तब भी माइनस में आएगा। यानी यहां से यहां तक हो क्या कह रहा है, जो आपने वैल्यू पुट करी है फ्रीक्वेंसी की, उससे जो एनर्जी वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है एच न्यू अपॉन, मतलब एनर्जी अपॉन चार्ज, W अपॉन क्यू, इसकी वैल्यू जो है वो वर्क फंक्शन अपॉन चार्ज, वर्क फंक्शन भी एनर्जी होती है ना, एनर्जी अपॉन चार्ज वाली वैल्यू से कम है, यानी निगेटिव वैल्यू है। तो निगेटिव वैल्यू y की ऐसे 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 करते करते यहां 0 आएगी। तो ये देखो, ये आपके x की अलग अलग वैल्यू पर आ रही है कि नहीं आ रही है, ग्राफ पढ़ना सीखो पहले, ठीक है। तो यानी कि ये मैं प्रूफ कर देता हूं, ये वो पॉइंट है सर, ये x एक्सिस पे पॉइंट है, x एक्सिस पे आपने सिखाया था x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, यानी मैं कह सकता हूं यहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रही होगी, यहां फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो वर्क फंक्शन वाली वैल्यू है उसके बराबर। तो ये दोनों कैंसिल हो गए होंगे, यहां पर ये दोनों कैंसिल हो गए होंगे। तो इस तरीके से जैसे ही फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको अच्छे से जिसको याद नहीं होगा, फाई की वैल्यू होती थी एच न्यू नॉट, यानी इस यहां पर न्यू की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो गई होगी, थ्रेशोल्ड। तो ये एच न्यू नॉट अपॉन ई और ये भी एच न्यू नॉट अपॉन ई, तो ये दोनों कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, तो कट जाएंगे, तभी तो एक्स आपका यहां पर क्या आ गया, न्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वाई की वैल्यू क्या हो गई 0। और यहां से ये, अब यहां से जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कहते हैं ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फोटोइलेक्ट्रिक इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन, ये तो रटे हुए हो। तो जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ानी स्टार्ट की थ्रेशोल्ड से, उसके बाद ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। तो ये ग्राफ है। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद इक्वेशन, स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप निकाल लेते हैं बच्चों। तो स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस सी, है ना। अब लिख डालो इक्वेशन यहां पर, ये क्या था इक्वेशन, v नॉट h अपॉन ई इंटू, तो x क्या है फ्रीक्वेंसी, मिला स्लोप, बिना सॉल्व किए मिला, h अपॉन ई। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, h अपॉन ई, ठीक है। पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव है इसीलिए ग्राफ ऊपर जा रहा, निगेटिव होता तो ग्राफ नीचे आता, ठीक है। तो पॉजिटिव स्लोप में पहाड़ ऊपर जाता है और निगेटिव में बड़ी वैल्यू से शुरू करेगा और छोटी की तरफ भागेगा, ठीक है। ये हो गया। इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट सर जो बाद वाली वैल्यू आपने सिखाई थी कितना है, वो इंटरसेप्ट कितना है इसमें, फाई अपॉन ई, निगेटिव है कि नहीं है, इसलिए नीचे चला गया भाई, अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर चला जाता, है ना। ये सब बता चुका हूं। तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखो। आगे समरी, हमने तीनों चीजें पढ़ी, अब जरा समरी कर लें। इंटेंसिटी और करंट देखेंगे, तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं यहां ऐसे लिख दूं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या है, ये आपका हो गया सर स्टॉपिंग पोटेंशियल और सैचुरेशन, ये बेसिक डायग्राम है। आप यहां से जैसे जैसे आपका यहां पर आपने फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आपने इंक्रीज करी, थ्रेशोल्ड पर ये करंट स्टार्ट हो गया और ये चलने लगा फोटो करंट, ठीक है। और जैसे जैसे पोटेंशियल आप यहाँ पे रिवर्स पोटेंशियल लिखा होगा, यहां से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सैचुरेशन तक लेकर के जा रहे हैं। और यहां से हम पीछे की तरफ क्या दिखाया गया है कि जब हमने बैटरी को पलट दिया तो ये क्या हो जाएगा, रुकने के लिए, यानी यहाँ पे पीई करवाना है और यहाँ पर पीई को रोकना है ना, टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
अप्लाइंग रिवर्स पोटेंशियल। समझ गए? ये हो गया। व्हाट इज दिस? यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही है, अलग अलग इंटेंसिटी। ये पाया गया कि इंटेंसिटी को बदल देंगे तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम बढ़ जाएगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल को फर्क नहीं पड़ता है। यहां क्या है, कह रहे हैं सैचुरेशन करंट तो सेम है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बदल दोगे तो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसको सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। ठीक, ये क्या है, अलग अलग मेटल के लिए आपका जो डायग्राम बनेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो डायग्राम बनेगा वो अलग। सीधी सीधी बात है भाई, सबका वर्क फंक्शन अलग अलग होगा तो उसके हिसाब से उसका इंटरसेप्ट भी अलग अलग बनेगा, और जिसका ज्यादा इंटरसेप्ट है वो ज्यादा नीचे जाएगा, जिसका कम है वो कम नीचे जाएगा। इस तरीके का ग्राफ आपका ये बना। तो अगर यहां पर मेटल ए और मेटल बी को देखना हो तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो मेटल बी जो ज्यादा नीचे इंटरसेप्ट शिफ्ट हो रहा है उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहा होगा। कंपैरिजन करना हो, बताओ इन दोनों में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, तो बस देख लेना इंटरसेक्शन किसका आगे हो रहा है। जिसका आगे होगा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसको ज्यादा, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी कम है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन देखो, द फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज 3250 इंटू 10 to the power -10. The velocity of electron ejected from a silver surface by ultraviolet ray, है ना, ऑफ वेवलेंथ, इसकी लैम्डा दिया गया है बेटा। ठीक है, मीटर में दिया गया है, उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। एच की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये, सॉल्व करो, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ट्राई करो। ले ले बेटा, कॉपी ले ले, अपनी कॉपी ले ले, सॉल्व कर। चलो देखो, ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, इसमें बस पूछा गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड, जब यहाँ पे द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताई गई सिल्वर की कितनी, लैम्डा नॉट दिया गया, मतलब मीटर में दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम सिल्वर, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन सिल्वर से जो इजेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये पता करो। और बता रहे हैं लाइट जो है यूवी है, बिल्कुल सही है, यूवी लाइट होनी भी चाहिए। सनलाइट कैसी होती है, यूवी लाइट कंटेन करती है, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा दिया गया, लाइट की वेवलेंथ दी गई है मीटर में 253 10⁻⁻10 मीटर। हमें अच्छे से पता है कि जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला होता है इसमें जो लैम्डा है उसकी यूनिट किस क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, पहले लैम्डा नॉट की यूनिट भी और उसकी यूनिट दोनों की यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे, ये 10⁻⁻, ताकि वैल्यू पुट करनी हो डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है 12400 बटे क्या, लैम्डा, लैम्डा किस में होता है, एंगस्ट्रॉन में होता है। बस ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, है ना, ये सीधे सीधे आपका फॉर्मूला है। तो हम ये वैल्यू यूज कर लेंगे डायरेक्टली, तो यहां से अपन कॉमन ले लेंगे, तो 12400 कॉमन हो गया, बचा 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ये देखो ध्यान से, ये मीटर में, मीटर से अंगस्ट्रॉन में करना है तो 1 मीटर इज इक्वल 10⁻+10, 10⁻+10 ये आ गया अंगस्ट्रॉन, ये कट गया बेटा, बचा 3250, 3250। इसी प्रकार से लैम्डा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2536, ये दोनों किस में आ गया अब, है ना, ये कन्वर्जन कर दिया तुम्हारे सामने, मैंने फॉर्मूले ये लिखे थे कन्वर्जन के। अब इसमें करना कुछ नहीं है, 12400 एक बटे क्या 325 तो उधर था ना, ये 2536 माइनस 1/3250, इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा तुमको, 12400 और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा 2536 मल्टीप्लाइड बाय 3250। और देखो ध्यान से, अब आपको पता है इससे डिवाइड करेंगे बचेगा 3250, 3250 यहां आ जाएगा, माइनस इससे डिवाइड करेंगे 2536 बचेगा 25। सब्ट्रैक्शन तो करना आता ही होगा, जब सारा कर लेना तब डिवाइड कर लेना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। अब बताओ ये क्वेश्चन कहाँ से डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आया क्या, तो कर डालो, खत्म करो। जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और इधर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तो आपकी एनर्जी ही है, अभी तो सिखाया था मैंने, अभी आपको पीछे एक फॉर्मूला सिखाया था, V इज इक्वल टू W/Q, तो Q इंटू V करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, Q की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये है किस में, ये है तो जूल में ही ना, एनर्जी के उसमें ही तो आ रहा है। तो अब यहां से ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी निकालनी थी, तो ये हो जाएगा 12mv², खत्म। मास भी दिया गया है, नहीं दिया गया तो वो हम काट देंगे बाद में, अभी ये करो पहले। मास तो दिया गया होगा, नहीं दिया तो हम बता देंगे, बस दिया गया है शायद। मास कितना हो जाएगा 9.1 10⁻31, जिसको नहीं आता है
मास की वैल्यू पुट कर लेना। और जब मास पुट करोगे और वी निकालोगे मीटर पर सेकंड में, तो वापस से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करेंगे अपन 1.6 10 पावर -19। पूरा सॉल्व करो तब हम बताएंगे क्या करके। मुझे ये बताओ ये कितना आ रहा, पहले बस इतना बताओ तुम सॉल्व करके, और कुछ ना करो। चलिए आराम आराम से करेंगे, ठीक है। पहले ये बताओ यहां तक कर लोगे, हाँ ये कर लोगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू लिखते हैं, 1.076 था, 1/2 m था, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मास कहाँ चला जाएगा, नीचे। अभी जो यूनिट आ रही है ऊपर, इसकी यूनिट कितनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ओपन कर लेंगे, 1.6 × 10 पावर माइनस, जो मास हो जाएगा वो क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, 9 × 10⁻³ -31। ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 12 है ना, लिखते जा रहे हैं, 1 कैरी इज 14 हो जाएगा, 5 15 15 1 कैरी 1 0 1 आ जाएगा, 2 1 2। ये क्लियर है, मल्टीप्लाइड बाई 1.6, ठीक है, इंटू 10⁻³ -19, ये यहां से कट के माइनस का 12 है ना भैया। अब जरा आगे देखो इसको, फिर यहाँ इसको 2.152 इंटू 1.6 और नीचे क्या है 9 और ऊपर क्या आ गया 10 की पावर प्लस का 12 है ना। तो 10 की पावर 10 को एक तरफ रखो और ये 10 के स्क्वायर को एक तरफ रखो। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, अब क्या 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इधर करो, आंसर ट्राई करो, डिवाइड सिंपलेस्ट डिवाइड करने की कोशिश करो। ये अप्रॉक्सीमेटली 9.1 होता है, नहीं तो मैं सिखाऊं एक चीज, 1.6 इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5, 1.5 कैन बी written as 3/2। अब ये सीखो, 9.1 कैन बी अप्रॉक्सीमेटली टेकन 9, 9.1 क्या होता है, मैं सिखा रहा हूँ जल्दी कैसे आंसर निकालते हैं, 9 के बराबर हो सकता है। अब मुझे ये बताओ 0.152 इंटू, अगर मैं इसको 3 और नीचे ले लूँ 9 इंटू 2, 3/2 को 2 नीचे ले गया, ठीक है, और 10 की पावर ये 10 है, इनको 10 की पावर 2, 3 3 का 9 हो गया, 1 0 7 और फिर तुम्हारा 6। अरे अभी 2 का मल्टीप्लाई किया है भाई, ठीक है। अब तुम्हारा क्या बचा है यहाँ पर 1.076 इंटू, इधर क्या बचा तुम्हारा, नीचे बचा है 3। अब ये तुम्हारा 10 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर, नहीं आ रहा क्या, 10 को डिवाइड करूंगा 3.3 आएगा, 3.3 आएगा, 3.3, और ये एक बचा तुम्हारा 10, ठीक है। देखो कम आना ही था, इसको अगर अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करूंगा तो 1 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करूंगा 3.3 इंक्रीज कर जाएगा, 1 से बड़ा कुछ ही मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू बढ़ेगी। अब देखना एमसीक्यू के सॉल्व करते हैं। अब तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, ये डेसिमल है, डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा तेरा 10 आएगा। देखते हैं ना ध्यान से कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। अब ये क्लियरली मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है। अब इसको 1 मान लेते हैं, है ना, ये वाला तो हो गया ना, 3 तो हटा देना चाहिए, अब डिवाइड कर दिया था मैंने तभी तो 33 लिखा है ऊपर। अब देखना फटाफट आंसर निकालना सिखा रहा हूं, सीधे आ गया मैं 33 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर, दिख रहा है। अब इधर v स्क्वायर था, अब v लिखूंगा तो रूट लगेगा, तो रूट लगेगा 10 की पावर 5 बाहर आ रहा है, और 33 इज क्लोजेस्ट टू 36, 6 आ रहा है। अब देख ऐसे एक्सपर्ट सॉल्व करते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है करीब, तो ऑटोमेटिकली डी लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आप फंसें और आप समय बर्बाद करें, लेकिन जो भी अप्रोक्सीमेशन करना जानता है, इवन बोर्ड्स जैसे एग्जाम में भी हमें अगर ये अप्रोक्सीमेशन आता है तो हम आंसर के करीब तो पहुंच जाएंगे। जब हम आंसर करीब रहेंगे तो फिर उसके बाद हमें सिर्फ दिखावा करना है कैसे कैसे होता है, वैल्यूज ही तो दिखानी है, फिर लास्ट में डायरेक्टली तो स्टेप मार्किंग के पूरे नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। एक नंबर कट गया, चलो आधा नंबर कट गया, ज्यादातर क्या काट लेगा टीचर, सिर्फ और सिर्फ आंसर मैच नहीं किया इसलिए।
बाकी सारे स्टेप को उसको मानना पड़ेगा किसने सही किया, क्लोजेस्ट टू द आंसर आया कि नहीं आया। तो अगर कोई फंस जाओ तो देखो किस तरीके से चालाकी से अप्रोक्सीमेशन से मैंने, देखो कितना क्लोज आंसर है, 36 आना चाहिए था और क्लियर दिख रहा है मुझे ये 1 से बड़ा नंबर है। मैंने मल्टीप्लाई किया होता तो शायद मेरा भी 36 समथिंग आ जाता, 35 तो आ ही जाता। तो 35 आ जाता तो रूट करेंगे तो 5.9 आया, राउंड ऑफ करेंगे 6 तो आ ही गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये इस तरीके से भी मैं वहीं पहुंच गया जहां तुम 1 घंटे से पहुंच रहे हो। तो कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। तुम्हारा तो नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सीखो, इसी से निकलेगा जो एग्जामिनेशन निकलेगा। और कुछ एग्जामिनेशन में हम लोग जब करते थे, हम लोग आज भी करते हैं, कैलकुलेटर के पीछे आप लोग भागते हो, कैलकुलेटर गधों के लिए बना है, क्योंकि जिनको अप्रोक्सीमेशन, अब किसको ये बात नहीं पता कि 1.6 1.5 के बहुत करीब है, ये तुम्हें नहीं पता क्या, किसको नहीं पता 1.5 आपका 3 का आधा 1.5 होता है, किसको नहीं पता। 9.1 को राउंड ऑफ भी करोगे तो 9 ही तो आएगा, 1 तो 5 से बहुत छोटा है। तो यानी राउंडिंग ऑफ अप्रोक्सीमेशन अगर अच्छे से आता है तुमको तो यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग, कोई भी कोई नंबर होगा उसको। और जब मुझे बार बार इधर दिख रहा है कि मैं इधर वी स्क्वायर लेके चल रहा हूं, तो मैं जब पेयर बनाया तब देखो कितने चालाकी से 10 का स्क्वायर अलग किया और 10 की पावर 10 किया। और एक बेसिक फॉर्मूला है एक्स की पावर एम का होल पावर एन, तो मैंने यहीं से देख लिया था कि 5 का स्क्वायर 10 हो रहा है, तो मैंने 10 की पावर 5 के लिए इसको अलग से रखा था। तो ये सारे स्टेप्स पर काम करना पड़ेगा तभी आप आंसर निकाल पाएंगे, नहीं तो आंसर, ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपको तो आई थिंक बोर्ड्स में कैलकुलेटर भी अलाउड हो गया कुछ बोर्ड्स में, आईसीएससी है ना, उसमें नहीं है, तुम्हारे में इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, कोई भी कर लोगे मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन करने का, समझो पहले तरीका। सोर्स ऑफ लाइट है अब बात एक और चीज होती है, जब इतने आसान चैप्टरों में कोई फॉर्मूला ही नहीं है, एक ही फॉर्मूला लग रहा है, तो तुम्हें कहीं तो फंसाएंगे, और वो फंसाने के लिए ये चीज दी जाती है। जब सब कुछ पता है फिर भी आंसर ना निकाल पाओ, समझ जाना तब एग्जामिनर ने कैलकुलेशन में खेल दिया। चलो, अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, लाइट को कितनी दूरी पे रख दिया, 50 सेंटीमीटर पे। कह रहे हैं फ्रॉम अ फोटो सेल, एक फोटो सेल है जहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, V नॉट है। कह रहे हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द फोटो सेल इज मेड 25 सेंटीमीटर, द न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। कभी हमने एक भी बार चर्चा करी क्या कि कितनी, सन तो बहुत दूर है, अगर इतनी डिस्टेंस पे डिपेंड करता तब तो सोलर पैनल काम ही ना कर पाते, हम सोलर पैनल लेके स्पेस में भागेंगे क्या बिजली पैदा करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता ना, बिकॉज इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता ना, इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है। तो यहां पर द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम, तो ऑप्शन बी ही रहेगा, पहले भी जो था वही बाद में। आपने पहले 50 सेंटीमीटर दूर रखी, बाद में 25, उससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो ये समझ जाना, सर ज्यादा दूर से रोशनी आएगी तो फैल जाएगी, तो इंटेंसिटी उसकी थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि इंटेंसिटी का अर्थ सीधे नंबर ऑफ फोटॉन्स। जब आप करीब लेके चले आओगे तो ज्यादा ज्यादा रेज उससे टकराएंगी, इंटेंसिटी ही बदली बस, तो उससे मेरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल को फर्क नहीं पड़ता। सीधे वो ग्राफ वाला जो पढ़ाया था उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्रोसेस फ्रॉम आ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन, फाई की वैल्यू दी गई है 1.8। कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज 0.5। कह रहे हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा 0.5। कह रहे हैं करेस्पॉन्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा स्टॉपिंग पोटेंशियल सही होगा, तो वैल्यूज दी गई है, दिमाग लगाओ और सॉल्व करो। फॉर्मूला एक ही है, एक ही फॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल करो। तो यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 0.5, फाई इज 1. बेटा अब लिख दिया, अब तो कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह सॉल्व करोगे तब भी हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला था के ई मैक्स इज इक्वल टू, तुमसे वी नॉट पूछा जा रहा है, करो बेटा सॉल्व कर डालो, इतना आसान तो है क्वेश्चन। V नॉट इज इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नीचे इलेक्ट्रॉन है, आंसर इज 0.5। तुम क्या कर रही थी, वेरी नाइस, बहुत पढ़ रही बेटा तुम। चले भाई आगे बढ़े, ठीक है।
मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराए कि इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब आप अपने प्रीवियस ईयर लेकर के आओगे, मैं वो सारे क्वेश्चन भी करा दूंगा। अभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक। अब मैं नया टॉपिक में इंटर करूंगा इसके बाद, ठीक है। तो अभी 20 मिनट है हम लोग के पास, तो अभी मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, उसकी पीपीटी लगा रहा हूं। तो हम लोग ने एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मोमेंटम के बारे में पहले ही पढ़ा है मोशन में कि क्या होता है भाई, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हम कोलिजन पढ़ा करते थे, कोलिजन 11th, ये सब 11th का है, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दीवार से जाके टकराएगा, या कोई बॉल, अगर हम कैनवस की बॉल ले लें, वो दीवार से टकराएगी तो टकरा करके क्या होगी, रिबाउंड होगी, है ना, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। गया टकरा करके सेम माध्यम में वापस आ गया, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ दिख रहा है इनिशियल मोमेंटम क्या है, नीचे जा रहा है, मास इनटू उसका इनिशियल वेलोसिटी, जो या जिस वेलोसिटी से वो नीचे जा रहा है, अगर टकरा करके वहीं रुक गया तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। अरे भाई मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पर था तो m था और वेलोसिटी v था, बाद में टकराने के बाद जीरो हो गया वेलोसिटी, तो मास तो वैसे ही रहेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, या टोटल मैग्नीट्यूड की बात कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ये हो गया पॉजिटिव mv, वेरी गुड। यहां पर देखो गया, टकराया, और टकरा करके फिर से अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ये बॉल आने लगी, और जिस स्पीड से या वेलोसिटी से गया था उसी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से वापस, मैंने बार बार मैग्नीट्यूड वर्ड का यूज किया है, यानी मैं दिशा की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि गया जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट आ तो रहा है, तो उसको निगेटिव वेलोसिटी जरूर कहेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ वैल्यूज को देख रहे हैं, यानी mv से गया, mv से आया। अगर नीचे जाने के डायरेक्शन को हम निगेटिव ले लेते हैं और ऊपर आने को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो गया माइनस mv से, आया कितने से, प्लस mv से, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो mv माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2mv हो गया, तो 2mv आ गया। यहां व्हाट इज दिस, यहां पर कह रहे हैं सर, ये भी याद है हमको केस, जब आप किसी एंगल पर दीवार पर बॉल को फेंकते हैं तो किसी और डायरेक्शन चली जाती, दीवार पर कभी मारो एक एंगल पर नीचे चली जाएगी, ऊपर से अगर फेंक रहे हो, यानी एक एंगल पर अगर थ्रो करोगे, वर्टिकल से एक एंगल थीटा पे थ्रो करोगे, तो टकराने के बाद वो वर्टिकल से उतने ही एंगल से रिबाउंड या रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा जी, ठीक है। तो मोमेंटम कैसे निकलेगा, तो सर इस केस में हम इसको रिजोल्व करते हैं। एक इसका निकलेगा v cos थीटा, ये दिख रहा है हमको ऊपर की तरफ, इसका दिख रहा है नीचे की तरफ v cos थीटा, तो हम सिंगल सिंगल लाइन पे बना लेते हैं, एक एक लाइन पे, एक x एक्सिस पर, एक y एक्सिस पर। तो हम मोमेंटम एक बार x पे निकालते हैं, एक बार y पे निकालते हैं। तो ये हो जाता है सर, जब आपने सिखाया था एंगल जो बन रहा है, जिस लाइन से बन रहा है उस लाइन की तरफ जाएंगे, एंगल बंद करेंगे तो cos कंपोनेंट बनेगा, ये देखिए v cos थीटा। अगर उस लाइन से दूर जाएंगे तो बनेगा सर v sin थीटा, ये बन गया हमारा, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर देखो एंगल नीचे की तरफ बना है, तो इसको बंद करेंगे तो नीचे की तरफ एरो बन रहा है v cos थीटा, और इससे दूर जाएंगे तो बन रहा है v sin, दिख रहा है भाई, है ना। अच्छा, तो अगर हम इनिशियल का देखेंगे अलोंग दिस लाइन, तो माइनस mv cos थीटा, और फाइनल का देखेंगे वर्टिकल लाइन पर, तो ये ऊपर की तरफ को प्लस माना गया था, तो प्लस mv cos थीटा। तो अब देखो यहां पर mv cos थीटा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं होगा। लेकिन जरा इसको देखना, इनिशियल में mv sin थीटा प्लस में ही है या माइनस में ही, दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो अब किसको प्लस माने किसको माइनस, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो दोनों को हम पॉजिटिव मान लेंगे। और बाद में भी mv sin थीटा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो जीरो नहीं हो जाएगा, जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि x एक्सिस में मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आया, y एक्सिस में मोमेंटम में बदलाव आया, यानी कि जो भी ये मोशन कर रहा है, वो जो ऊंचाई जा रही है वो डिपेंड करती है बदलाव जो आ रहा है y एक्सिस के मोमेंटम के चेंज के। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो भाई हम कर दोनों रहे हैं, दोनों करने के बाद चेंज इन x एक्सिस वाले को प्लस करते हैं चेंज इन y एक्सिस वाले को, जीरो को 2mv cos थीटा से ऐड करोगे तो आंसर तो 2mv, टोटल मोमेंटम जो चेंज आएगा, टोटल इसका असली फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है, तुम्हें जो दिख नहीं रहा है वो हो जाएगा। अब ये x वाला है जीरो, तो मैं क्या करूं, तो तुम्हें डेल्टा p इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2mv cos थीटा, ये एंगल का केस। ये मोमेंटम का चेंज इसलिए बताया क्योंकि रेडिएशन प्रेशर पढ़ाना था।
अब रेडिएशन प्रेशर क्या होता है सर? अभी आपने रेडिएशन की बात करी थी कि फोटोन आते हैं, फ्लक्स बताया था। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू या नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और आपने बोला फोटोन परपेंडिकुलर जाने चाहिए। फ्लक्स की परिभाषा बताई थी। अब वही सर अगर ध्यान से मैंने पढ़ा था, ये तो इंटेंसिटी हो गया, द प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द सरफेस एक्सपोज टू द रेडिएशन। तो जब भी आपका कोई सरफेस किसी रेडिएशन, यानी लाइट ही सर, जो लाइट पड़ रही है दैट इज योर रेडिएशन ना। तो यहां पर प्रेशर का बचपन से पढ़ते हैं 11th क्लास में, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पॉइंट एरिया को प्रेशर कहते हैं। तो यहां जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा? ये एक परपेंडिकुलर फोर्स होगा, क्योंकि जो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं वो परपेंडिकुलरली हो रहे हैं। नॉर्मल फोर्स ऑन प्लेट ड्यू टू फोटोन, फोटोन द्वारा लगाया गया बल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। किस पर लगेगा? एरिया पे लगेगा। P क्या है? रेडिएशन प्रेशर। ये फॉर्मूला हो गया। अब भैया यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सतह होती है, अलग अलग प्रकार की सतह पर अलग अलग चीजें देखी जाएंगी। अब मानो कोई ऐसा, जैसे आपने देखा होगा स्पंज होता है, स्पंज में पानी डालो तो नीचे पानी नहीं गिरता, क्योंकि उसने कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया। तो मैंने पहला टाइप लिया कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन। ऐसा सरफेस है जिस पर फोटोन जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट A इज इक्वल टू 1, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0। क्यों? क्योंकि कुछ वापस ही नहीं आ रहा है। जितने फोटोन जा रहे हैं सबके सब उसमें क्या कर रहा है? वो उसको सोख ले रहा है, उसकी एनर्जी को रोक ले रहा है अपने पास। तो एब्जॉर्प्शन हो गया 1 और रिफ्लेक्शन हो गया 0। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया h अपॉन लैम्डा और फाइनल मोमेंटम हो गया आपका 0। जो मैंने ये केस पीछे पढ़ाया था, पहला केस, दूसरा केस, बेटा वही चलेगा, लेकिन उसका थोड़ा तरीका बदल देंगे। मोमेंटम का हमने प्लैंक कांस्टेंट और वेवलेंथ के साथ रिलेशन पढ़ाया था। अरे फिर से मैं करूं क्या? मास E इज इक्वल टू mc स्क्वायर पूरा करके दिखाया था ना, h अपॉन लैम्डा मोमेंटम बन जाएगा। पहले पढ़ाया है वही, मैंने उस मास इंटू वेलोसिटी को h अपॉन लैम्डा से रिप्लेस कर दिया, जिसका डेरिवेशन पीछे किया है। तो एब्जॉर्ब हो गया तो रिफ्लेक्ट होगा क्या? नहीं। तो उसका मोमेंटम कुछ होगा क्या? नहीं। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? 0। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आया भाई? h अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है? h अपॉन लैम्डा। क्योंकि नीचे आते टाइम क्या है बेटा? निगेटिव में लिया गया है, ऊपर के लिए पॉजिटिव। तो ये वैल्यू क्या है? निगेटिव। तो 0 माइनस ऑफ माइनस h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू प्लस h अपॉन लैम्डा। ये फॉल कर रहा है, दिख रहा है तुम्हें? नीचे की तरफ आ रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम, इसलिए ऐसा हो गया। एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, तो E अपॉन टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटेंसिटी इंटू एरिया। कैसे? किसी को याद ही नहीं होगा ये फॉर्मूला, ये लिखा है देखो, पहले से लिखा है मैंने। I इज इक्वल टू E अपॉन 80। ठीक है ना भैया? अब देखो वही वाले कलर पे आ जाता हूं। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n था नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो n की वैल्यू क्या हो गई? IA लैम्डा अपॉन SC। नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, एनर्जी को अपन डिवाइड कर देंगे, एनर्जी को अपन डिवाइड कर देंगे। तो E इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा होता है कि नहीं होता है? नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है भाई। तो IA लैम्डा अपॉन SC, ये n इंटू SC बाय लैम्डा इज योर ये फॉर्मूला। ठीक, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। ठीक, अब यहां से E को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? E इधर चला आया, IA अपॉन SC और लैम्डा ऊपर चला गया। टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आया? अब हम यहां पर नंबर ऑफ फोटोन, क्योंकि एक फोटोन का ये था मोमेंटम, n फोटोन का क्या हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ h अपॉन लैम्डा, और फाइनल में क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो जब वैल्यू पुट कर देंगे, ये टोटल n की वैल्यू पुट कर देंगे IA लैम्डा अपॉन SC, तो देखना ध्यान से, IA लैम्डा अपॉन SC, तो S से कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, बचा क्या? IA अपॉन, दिस इज द चेंज इन मोमेंट। आया कुछ? देखो फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो नहीं कर सकते हो, ये पीछे के फॉर्मूले हैं, पढ़ाया हुआ है मैंने, वहां से ही लेके मैं चल रहा हूँ आगे। ठीक है, ऐसे चैप्टर ही नहीं खत्म होगा ना। टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स ऑन प्लेट ड्यू टू फोटोन। जो टोटल चेंज आया, देखो ये न्यूटन का नियम है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल टू ma कैसे बनता है? चेंज इन मोमेंटम dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो यहां पर जो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम है, यही तो तुम्हारा फोर्स है। यानी कि ये जो फॉर्मूला IA अपॉन C आया, यही तो F को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स अप्लाइड बाय द
फोटोन। रेडिएशन प्रेशर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए से कट गया, ये देखो इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट क्या है भाई, फोटोन की स्पीड है। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन में रेडिएशन प्रेशर कितना होगा, आई अपॉन सी। क्या सब जगह ऐसा ही होगा क्या, ध्यान से देखना। नहीं, एनर्जी इंसिडेंट पर टाइम क्या हो गया, ये फॉर दिस एक एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है, एक एंगल पर इंसिडेंट करने लगे हम लोग। तो इंसिडेंट जब एंगल पे होता है तो जो मोमेंटम चेंज आता है उसमें कॉस थीटा आता है कि नहीं आता है, कॉस थीटा आया था कि नहीं, पिछली बार किया था हम लोग ने। ठीक है, ऐसे वर्टिकल वाले में नहीं आ रहा तो कर लो, देखो एक कॉस थीटा ऐसे रिजॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी इंसिडेंट पर टाइम तो आई ई अपॉन टी इज इक्वल टू आई ए था। अब आइए एरिया वेक्टर क्या होता है, जिसको नहीं आ रहा देखो मैं दोबारा से बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। ये एरिया है, एरिया के परपेंडिकुलर को एरिया वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब यहां से फोटोन आ रहा है, एक एंगल बना रहा है थीटा, तो इसी लाइन के अलोंग वाला चाहिए ना, तो ए को इधर ले जाएंगे तो ए कॉस थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो ए कॉस थीटा बेटा यही है। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स अपॉन एरिया ए कॉस थीटा, कौन सा एरिया लेंगे, ए कॉस थीटा, जितने जितने एरिया पर वो जाकर हिट करेगा। अरे भैया एरिया इधर लेकर के आऊंगा तभी तो फोर्स की लाइन में आएगा, अभी तो एरिया इधर है, तो इसको बंद करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, इसको रिजोल्यूशन कहते हैं। तो यहां से देखो ये वाला फॉर्मूला क्या है, ई अपॉन टी इक्वल टू आई होता था, अभी एरिया कौन सा एरिया है, ए कॉस थीटा, तो आई ए कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला क्या होगा, ई अपॉन टी, ए होता था तो वहां पर, जिसको याद नहीं इंटेंसिटी का फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर्मूला होता था। एरिया कौन सा लग रहा है, जो एनर्जी आपकी हिट हो रही है वो एक एंगल पर हो रही है, तो पूरा एरिया आपका ए इधर, जब ऊपर से आती तब तो एरिया ए लेते, अभी कौन सा एरिया लेंगे, एरिया का वो वाला हिस्सा जो कि इस लाइन पर है, तो इस लाइन पर एरिया कौन सा आ रहा है, ए कॉस थीटा आ रहा है ना, तो इसीलिए ए कॉस थीटा यहां लिखा गया है, देखो। ठीक है, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा, पहले से तुम्हें पता है। ये हम लोग एब्जॉर्प्शन वाले में देख रहे हैं, मतलब फाइनल, मतलब टकराने के बाद वापस कुछ भी नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है, इसीलिए हम एक ही लिख रहे हैं। तो n इक्वल टू आई, फिर जहां जहां ए था वहां क्या रिप्लेस कर देंगे, ए कॉस थीटा, जहां जहां ए होता था वहां वहां अब क्या आ जाएगा, नया एरिया, तो इफेक्टिव एरिया कौन सा है, ए कॉस थीटा, तो देखो ए कॉस थीटा लैम्डा अपॉन एच सी, सारी चीजें सेम चलेंगी। एन एच अपॉन लैम्डा मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम हो जाएगा, एन इंटू एन इज द नंबर ऑफ फोटोन, एच अपॉन लैम्डा इज द जो आपका एक फोटोन के द्वारा लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे एनर्जी सॉरी मोमेंटम सॉरी, तो यहाँ जाएगा एन की वैल्यू पुट कर दो, एन हो गया आई ए कॉस थीटा लैम्डा अपॉन एस सी, एस से एस कट गया, लैम्डा से लैम्डा, तो नया फॉर्मूला क्या बन गया, वही आई ए अपॉन सी की जगह क्या आ गया। लेकिन अगर इसको एक बार पढ़ लो बेटा, एक बार इसको पढ़ लो तो यहीं से सीधे बता सकते थे हम लोग, यहाँ पे आई ए अपॉन सी आया था तो नया वाला एरिया ए कॉस थीटा, सीधे बोल नहीं देते कि टोटल चेंज कितना हो जाएगा एब्जॉर्प्शन वाले, आई ए कॉस थीटा अपॉन सी, एक बार पढ़ना है बस इसको अच्छे से। ठीक है, अगली बार आप कर लेंगे। ये क्या है, ऑन प्लेट कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसी प्रकार से अब हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स का भी कॉस कंपोनेंट आ जाएगा। देखो ये लाइन आपकी है एरिया की, तो इस लाइन पर कौन सा फोर्स आएगा, जो एफ आएगा, एफ कॉस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइन ऑफ इंसिडेंट को पकड़ लो, उसी लाइन पर जितनी चीजें आएंगी वही लेनी है। तो एफ कॉस थीटा फिर से, तो यानी एफ का फॉर्मूला तो अपने को आता ही था, बस उसमें क्या कर देंगे कॉस थीटा, तो एफ इज इक्वल टू आई ए कॉस थीटा अपॉन सी, तो यहां पे फिर से एफ कॉस थीटा करेंगे, तो एफ का फॉर्मूला ये रहा, इसमें ये वैल्यू पुट करी, अब इसमें एक कॉस थीटा और आ गया, तो आई ए कॉस थीटा में एक और कॉस थीटा मल्टीप्लाई होता जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले समझ लो अच्छे से, नहीं समझ में आएगा तो रुकना पड़ेगा मुझे। फोर्स ऑन प्लेट ड्यू टू फोटोन, नहीं आया क्या, देखो मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, ऐसे आके तुम टकरा रहे हो, पहली बात तुम सुनो। ठीक है, एरिया वेक्टर यहां पड़ा हुआ है, एरिया वेक्टर, अगर तुम ये वाला एरिया वेक्टर लेके चल रहे हो, ठीक है, जो इस पर फोर्स लगा वो इस लाइन पर है कि नहीं है, तुमने पहले एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी के लिए तुमको ए कॉस थीटा यहां चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, ये वाला लाइन पर एरिया चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। लेकिन जो फॉर्मूला है प्रेशर का वो कहता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, यही तो कहता है ना, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन, देखो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया।
ए कॉस थीटा करके हमने पूरा आंसर निकाला फॉर द एनर्जी, फॉर द मोमेंटम, वो सब कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रेशर की बारी है, तो प्रेशर के लिए उसको फोर्स, अच्छा ये बताओ यहां आके टकराओगे तो इस लाइन पर ही फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? जब मैं जाके ऐसे उंगली मारूंगा तो मेरे इसी लाइन पर मुझे फोर्स लगेगा ना। एरिया का तो समझ में आ गया, एरिया क्यों कर रहे थे, तो ए कॉस थीटा यहां है, लेकिन फोर्स जो लग रहा है फोर्स भी तो यहीं पर है जो एक्चुअल फोर्स है। लेकिन हमें कौन सा फोर्स चाहिए होता है, हमें ऐसा फोर्स चाहिए जो सतह के परपेंडिकुलर हो। ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है। तो अब जो एरिया पहले आ रहा था अब फोर्स जाएगा, तो फोर्स का कौन सा एंगल यहां जा रहा है 90 डिग्री पर, एफ कॉस थीटा। एंगल बंद होता तो एफ कॉस थीटा कहां आ जाएगा, ये ए के पैरेलल आएगा कि नहीं आएगा, और वही परपेंडिकुलर कहते हैं उसी को। तो ये इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो जो प्रेशर में हम फॉर्मूले में पुट करेंगे वो एफ पुट करेंगे कि एफ कॉस थीटा पुट करेंगे, पहले ये बता दो। और जो इस वाली लाइन पर, इसका कलर बदल रहा हूं, इस लाइन पर जो हमने आंसर निकाला था, इस लाइन पर तो एफ निकल रहा था ना, तो इस लाइन से हमने क्या निकाला, फोर्स, जो कितना आया, आई ए कॉस थीटा अपॉन, समझ में आया। अब इस वाले एफ को हम किस में पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे, तो हमें एफ कॉस थीटा मिलेगा, जो कि क्या है, एफ परपेंडिकुलर। तो अब एक कॉस थीटा यहां है, एक कॉस थीटा यहां है, कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। तो ये आया समझ में कि नहीं आया। अब यहां पर देखो यही तो किया इसने, अब ए से कट जाएगा, अरे एक ए नीचे है और एक ए लेके आ रहा है, आई ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी डिवाइड बाई ए से ए कटेगा, बचे क्या, आई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये कर दें क्या हम, इसको डिवाइड ए से करोगे बेटा तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, ए से ये वाला कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये वही हो रहा है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम पे फोकस किया करो कि काम कैसे करता है वो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, इसलिए इतना टाइम लग जाता है। 8 बज गया, बताओ पेरेंट्स आ गए होंगे आपके, आज भी नहीं खत्म हो पाया यार, ये समझाने में टाइम खराब हो जाता है। पार्शियल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, यानी ए की वैल्यू अब 1 से और 0 के बीच में रहेगी, यानी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। तो ये भी आर की वैल्यू भी 0 से 1 होगी, तो ए प्लस आर करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू भी मान लो 0.5 है और ये भी 0.5 है, इनको सम करेंगे तो आपका 1 आएगा। कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब, आधा एब्जॉर्ब हो गया, आधा रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे केसेस कहते हैं इसको। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1-r, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा। अब इतना रट जाओ कि जब टकरा करके वापस जाएगा ना तो मोमेंटम आपका ट्वाइस हो जाएगा एब्जॉर्प्शन वाला, तो h बाई लैम्डा क्या हो जाएगा, ये मैंने प्रूफ किया हुआ है लेकिन अभी समझाने का टाइम नहीं है, 2h बाई लैम्डा। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, h बाई लैम्डा, ठीक है। आप मतलब एक फोटोन का है ना, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन व्हेन इट इज एब्जॉर्ब, जब एब्जॉर्ब हो गया था, एब्जॉर्ब वाले केस का ये था, और जब रिफ्लेक्ट हो गया तब दोगुना हो जाता है, ये मैंने बताया। ये नहीं समझ में आया क्या? अरे यार पहला वाला केस जाकर के फाइनल तो कुछ है ही नहीं, 0 तो 1 हो जा रहा था, जब जा रहा है और वापस उतने से आ जाएगा तो ट्वाइस नहीं हो जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू आई ए लैम्डा अपॉन एस सी, ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्टेड पर यूनिट टाइम, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, एन आर इज इक्वल टू एन स्मॉल आर इज इक्वल टू आई ए लैम्डा अपॉन एस सी इंटू नंबर ऑफ फोटोन। मतलब मान लो कि जो एक टकरा रहा है वो क्या है, आई लैम्डा अपॉन, ये देखो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, इतने इंसिडेंट हुए और जितना इंसिडेंट होगा उतना ही मान लेते हैं कि हम रिफ्लेक्ट हो गया, जितना इंसिडेंट हुआ उतने ही रिफ्लेक्ट हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई ए लैम्डा अपॉन एस सी, रिफ्लेक्टेड वाले हैं ये, ठीक है। फोर्स ऑन प्लेट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन क्या हो जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू एन आर 2h अपॉन लैम्डा। इसी को आगे बढ़ाते हैं, यहां पे ध्यान से देखना, ये आर की वैल्यू की बात हो रही है, आर की वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए कि फोर्स ऑन प्लेट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन एफ आर इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल आर, क्योंकि ये स्मॉल आर से क्या होगा ना, नंबर ऑफ फोटोन घट जाएंगे। जैसे समझो 100 लोग आए, उसमें 0.5 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, 50। 100 फोटोन थे, 100 फोटोन ऐसे आए, ठीक है, और 50 ही वापस जा रहे हैं। तो मैं ये जो स्मॉल आर को लिख रहा हूं बार बार फॉर्मूले में, इसका काम है जो एक्चुअल नंबर है उसको दिखाना। तो अगर इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0.5, तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ये ऑटोमेटिकली 50 कर देगा कि नहीं कर देगा। तो ये कर क्या रहा है यहां पर इसका काम क्या है, नंबर ऑफ फोटोन जो आए और जो नंबर ऑफ फोटोन गए वो तो स्मॉल आर बताएगा ना। यहां क्या बताया गया कि पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो जो घट रहा है वो जो नंबर है वो 1 से छोटा है, जिससे क्या करेगा ये एक्चुअल नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन को बराबर ये बना देगा इसको।
समझ में आ रहा है ये मल्टीप्लायर क्या करता है? तो इसी को आगे लेके चल रहा है nr2h अपॉन लैम्डा, हर जगह स्मॉल आर को लेकर के आए ताकि एक्चुअल रिफ्लेक्टेड जो है फोर्स वो पता चले। तो फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड, इसी प्रकार से आई ए लैम्डा अपॉन एस सी इंटू आर अपॉन एच, तो ये आर अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पर 2 आई ए आर अपॉन सी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। एस से एच कट गया, लैम्डा से, अब ये स्टेप स्किप किया करो, सीधे यहां से यहां आया करो, जो कटी जाना है बार बार। नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम, तो अब क्या करेंगे, जैसे एन कैपिटल आर निकाला वैसे एन कैपिटल ए निकालेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बताओ, ए की वैल्यू कितनी थी, एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या था 1 माइनस, अब उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी एब्जॉर्ब वाले का दिखा देगा कितने फोटोन एब्जॉर्ब हो गए, ये दर्शाएगा कितने फोटोन एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, इसी पे असली न्यूमेरिकल बनता है, बाकी तो बेकार। अब इसी प्रकार से अगर हम देखें तो फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्ब वाले के द्वारा लगा हुआ फोर्स क्या हो जाएगा, फिर से हम स्मॉल ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, जैसे स्मॉल आर कर रहे थे वैसे स्मॉल ए का मल्टीप्लिकेशन। तो ये नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जहां पर आई ए स्मॉल आर आ रहा था वहां आ जाएगा आई ए स्मॉल ए, स्मॉल ए का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस आर अपॉन सी। ठीक है, और उसी को आगे टोटल फोर्स की बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन के कारण फोर्स और एब्जॉर्प्शन के कारण फोर्स, ये दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे तो हमने जो पहले निकाला था आई ए स्मॉल आर अपॉन सी, आई टी 2 आई ए स्मॉल आर अपॉन सी और ये प्लस आई ए अपॉन सी इंटू 1 माइनस आर। अब 2 कैसे आया, जिसको भूल गया होगा मैं सिखा देता हूं, मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है चेंज इन मोमेंटम कितना होगा ट्वाइस रिफ्लेक्शन के द्वारा, लेकिन अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए तो कितना हो जाएगा एच अपॉन, तो समझ रहे हो इसका जस्ट आधा। तो यहां पर भी जब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो भैया यहां पर ये जब आई ए अपॉन सी होगा तो पिछले वाले में रिफ्लेक्ट उसमें देखो कितना आ रहा होगा, ये 2 आई ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है ये 2h अपॉन लैम्डा, और इस वाले में क्या होगा, इसमें h अपॉन लैम्डा लिखा होगा, देखो h अपॉन लैम्डा दिख रहा है। तो कुछ भी रटना नहीं है, थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं लेकिन समझाते चल रहे हैं सब कुछ, रिकॉर्डिंग देखोगे तो आएगा समझ। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है आई ए अपॉन सी इंटू 1 प्लस, देखो 1 माइनस आर से क्या बन गया 1 प्लस आर, इसको करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा, इसी फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे एरिया से तो हमें आंसर मिल जाएगा कि जब पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है तो कितना रेडिएशन प्रेशर हमारे सरफेस पर लगता है। अब कंप्लीट रिफ्लेक्शन में ये आसान है, आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर रेडिएशन प्रेशर फॉर पार्शियल रिफ्लेक्शन व्हेन रेडिएशन इज फॉलिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस इज गिवन बाय P इज इक्वल टू आई अपॉन सी इंटू 1 प्लस आर, क्योंकि हमने स्मॉल आर की वैल्यू क्या है अगर 1 है तो ये कितना आंसर आ गया, सीधे आंसर आ गया। ये जो फॉर्मूला बनाया इससे ही हमने आर की वैल्यू कितनी पुट कर दी 1, तो आंसर कितना आ गया सीधे 2 आई अपॉन सी। समझ में आ रहा है, ये तो बता दिया ना, ये तो अच्छा, ये क्या है, जैसे इन सारे केसेस में जब हमारा फोटोन पड़ रहा था तो कैसे पड़ रहा था परपेंडिकुलर, अगर एक एंगल पे पड़ने लगेगा तो एक एंगल पड़ने लगेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा वही कॉस, देखो यहाँ कॉस स्क्वायर कैसे आया, फिर से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, अरे यार ए को ए कॉस थीटा करते, हर जगह जहां जहां ए था वहां ए कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ एफ अपॉन ए में एफ की जगह क्या आ जाएगा एफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो एक बार कर लिया ना, दोबारा नहीं करना पड़ेगा ना, तो सीधे बस ये जो मल्टीप्लायर है इसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने डेवलप कर ली, क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन के कारण जो फोर्स लग रहा है वो दोनों लेना पड़ता है, तो सॉल्व करेंगे तो फिर से यहाँ 1 प्लस आर आ जाएगा, यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा, तो आई अपॉन सी इंटू 1 प्लस आर फॉर्मूला था, तो यहाँ ऐड क्या हो गया ये कॉस स्क्वायर थीटा। ये कब होगा, जब एक थीटा एंगल पर फोटोन इस पे इंसिडेंट होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है चलो ये भी हो गया, हाँ खत्म हो गया, ठीक है। अब सिर्फ बेटा एक ही चीज बची है, मैटर वेव, चैप्टर खत्म हो जाता आज, थोड़ा सा अगर टाइम और होता, अब एग्जैक्ट 1 घंटा ही अब छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाता। रेडिएशन प्रेशर तक तुम पूरा पढ़ सकते हो, बस एक टॉपिक है मैटर वेव, वो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन अब आज नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि आज पढ़ाएंगे तो तुम्हारे पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे। ये देखो मैटर वेव है, बस हम लोग को इसमें क्वेश्चंस हैं थोड़े, और बाकी टॉपिक थोड़ा ही है, देखो ये सब क्वेश्चन है, 2 स्लाइड पढ़नी है बस, डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये तो डिलीट हो गया शायद, है रिड्यूस टॉपिक है शायद, मुझे देखना पड़ेगा ये, है ना, ये पढ़ाना है, यही तो पढ़ना होगा, ये इसी से तो फॉर्मूला बनेगा, बस खत्म हो गया। तो कल हम लोग का 2 टारगेट है, कल तो ये चैप्टर भी खत्म करना है और नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है चलो आज के लिए इतना।